Good morning, everyone. Today we are going to discuss about metallic bonding, or you can call it bonds in metals. As you all of you know that metals has some characteristic properties like there's also luster, conductivity, ductility, metallibles. So according to this one, we can define that this compound is these atoms are metal and non-metal. And if you call about in another way, metals are which easily can give electrons and it can acquire a positive charge like. सो अगर आप मेटालिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जब मेटल्स पढ़ोगे तो वहाँ आपको मेटल्स के बारे में डिटेल से पता चलेगा कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, सो दे कैन फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, तो मेटल्स में हम इन जनरली पढ़ते हैं कि मेटल्स में आपस में बॉन्डिंग कैसी होती है. अगर हम सिंपल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो आपको केमिकल बॉन्ड ध्यान में आता है. तो मेटल में ना तो केमिकल बॉन्ड है जो कुछ कोवलेंट बॉन्ड बोलते हो आप, और ना ही आयनिक बॉन्ड है. उनके बॉन्ड को एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, दैट इज मेटालिक बॉन्ड. लेकिन जब हम बात करते हैं कि मेटल्स किस टाइप के होते हैं, मेटलिक प्रॉपर्टीज किस टाइप की हैं, तो वहाँ पे आपको डिफाइन हो जाता है कि मेटल्स के अंदर मेटल हम बोलते किन को. वही मेटल्स होती हैं जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं, और उन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से जो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है या इलेक्ट्रॉन देते हैं, उन चीज़ों की वजह से इसकी कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी, जो टेम्परेचर बेस्ड होती है और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेस्ड होती है. तो इन जनरल अगर हम मेटल्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं. अब देखते हैं इनमें बॉन्डिंग होती कैसी है. जिस टाइप की बॉन्डिंग इनमें होती है उनको प्रपोज करने के लिए अलग अलग आपको मॉडल दिए गए कि इस बेस पे किस साइंटिस्ट ने बताया कि इस बेसिस पे होती है. ठीक है, लेकिन जो बेसिक आइडिया आया इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को. इसके अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप उस तरीके से देखोगे कि आपके पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है जो कोवलेंट बॉन्ड, वो ठीक है, क्योंकि लीनियस पोलिंग का जो आइडिया था उसका, उसी के बेस्ड यहाँ से आगे सारा जो प्लेटफॉर्म है वो सेट हुआ है आगे के लिए. तो स्टार्ट करते हैं हम. उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके पास मेटल्स होते हैं उनकी जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें जो जिसको हम बोलते हैं कि मेटालिक बॉन्ड है, वो डिपेंड करता है कि इस मेटल के पास कितने आपके पास वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो जो बॉन्डिंग है या जो आपकी एनर्जी है वो आपकी ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगी. देखो, जब भी आपके पास कोई मेटल मेटल बॉन्ड है, आप इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी इम्पार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप जितनी एनर्जी उसको दे रहे हो ताकि आपका बॉन्ड टूट जाए, उसको एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, और अगर बहुत सारे बॉन्ड का हम एवरेज ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, जो इसको बांध के रखती है, इसको बॉन्डिंग एनर्जी आप बोल सकते हो, जो इन सब को बांध के रखती है कि इस तरीके से आपके जो बॉन्ड्स हैं उनको इतनी एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी जब तक वो ब्रेकअप नहीं होगा उनका. तो ये आपका हो गया. इसमें 2 पॉइंट मेजर है आपके पास. सबसे पहला तो कि जो आपके पास ये बॉन्डिंग एनर्जी है, ये उसने बताई है कि ये डिपेंड करती है कि एवरेज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग पर एटम. कि मतलब जैसे आपका लिथियम और लिथियम ने बॉन्ड बनाया है, तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो 1s2 2s1 है, 1s2 2s1 है. तो 1s तो अंदर चला गया, आपका वैलेंस तो 2s1 में है, जैसे यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बॉन्ड एनर्जी उसकी कितनी होगी. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट है कि आपके पास अब आप देखते हो कि जैसे लिथियम है, कोई सोडियम है, कोई मेटल हो सकता है, उस मेटल की जो आप बोलते हो लेटिस बनता है या किस टाइप का, कौन सी उसकी क्रिस्टल बनेगा, बीसीसी बनेगा, एफसीसी बनेगा, या किस टाइप सिंपल रहेगा, क्यूबिक बनेगा, हेक्सागोनल क्रॉस बैकिंग होगी, वो डिपेंड करता है उसके अंदर एस और पी के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो आपका डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, कि आपका क्रिस्टल इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि एस या पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका इसमें बीसीसी है या कैसे. इसमें एक टेबल दे रखी है आपकी बुक में, मैं बता देता हूँ. उसमें इसने मेंशन कर रखा है कि एस और पी के अगर लेस देन
1.5 हुए तो कहते हैं कि स्ट्रक्चर आपका BCC रहता है, और अगर 1.7 से 2.1 तक रहे तो स्ट्रक्चर आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रहेगा। अगर आपके पास 2.5 से 3.2 तक रहा तो इस कंडीशन में आपके पास क्यूबिक क्लोज पैक रहेगा, और अगर आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 रहेंगे तो आप बोलोगे कि नॉन मेटेलिक है, डायमंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये टेबल रहती है जिसमें आप बता सकते हो कि अब देखो आपकी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो एवरेज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग पर एटम, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका डिपेंड करेगा कि S और P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बेसिस पे आप डिफाइन करोगे कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि किस बेसिस पे हम इसको समराइज करके यहाँ से आगे चलेंगे। तो किस बेसिस पे हम बोलते हैं कि आपकी एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होना चाहिए, कौन कौन से मॉडल इसमें इन्वॉल्व हुए। जो आपके पास बेसिक आइडिया था, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज थी जिन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जो आपके सिलेबस में मैं वही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये आप पहले भी पढ़ चुके थ्योरी इन जनरल एटम में जब आपने बॉन्डिंग पढ़ी थी। तो इसका यहाँ पे जो आइडिया था बेसिकली बॉन्डिंग का, वो लिनियस पॉलिंग ने दिया था। लिनियस पॉलिंग का आइडिया था ये, और इसमें आपने वही पढ़ा जैसे आप पढ़ते आ रहे थे कि दो एटम जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाने में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन आते हैं और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जो आप कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बोलते हो, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिससे आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये बात ठीक थी और यहाँ पे एप्लीकेबल भी होती थी समहाउ। वो कैसे, जैसे वो कहता है कि इस पूरी थ्योरी का जो क्रेडिट है वो लिनियस पॉलिंग को जाता है, क्योंकि उसी ने ऐसा आइडिया था जिसमें कोवलेंट, उसने बताया था कि दो मेटल जब बॉन्ड, मेटल हो कोई भी एटम आपसे बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें आप दोनों एटम से कंट्रीब्यूशन देख, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन देखते हो। अब जैसे आपके पास लिथियम है, दूसरा कोई लिथियम है, हमने अभी देखा कि इसके आउटर मोस्ट में 2s1, इसके 2s1 था। सपोज इन दोनों ने बॉन्डिंग कर ली है तो एक एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। यहाँ तक आपका लिनियस पॉलिंग का कंसेप्ट एज इट इज फिट बैठता है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन आए, उन्होंने बॉन्डिंग कर ली, लेकिन मेटल में सिर्फ दो ही एटम नहीं होती, क्लस्टर ऑफ एटम होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं। अगर सिंपल लिथियम की बात करें तो उसमें 7-8 मेटल होते हैं जो भी आपस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसका मतलब इस एटम के पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो हर एटम से इंडिविजुअल कोवलेंट बॉन्ड शो कर सके। इससे कर लिया, लेकिन इससे आगे अगर आएगा कोई एटम, मान लो यहाँ पे लिथियम लाते हो आप, तो उससे कैसे करेगा? इसके पास तो रहे नहीं इलेक्ट्रॉन अब करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिथियम आपस में कर सकते हैं, उसका नो डाउट ऐसे हो सकता है, लेकिन फिर इनको आपस में क्या जोड़ के रखा हुआ है? ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। तो फिर उसने क्या आइडिया दिया कि यहाँ तक हम सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते थे, इसमें आपके जिस भी एटम के साथ कोई नया एटम जुड़ेगा उसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि आपस में भी बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, लेकिन बीच बीच में वो मान लो इसके साथ बॉन्ड छोड़ के इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, उसके साथ छोड़ के आगे वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे आप रेजोनेंस हाइब्रिड पढ़ते हो कि आपकी जो स्टेबिलिटी है इस बॉन्ड की डेफिनेशन है वो इस तरीके से दी जाएगी कि जो आपका ये बॉन्ड है ये ओवरऑल रिजल्टेंट है आपका। एक तो ये बॉन्ड जो बना हुआ है इसका, और दूसरा जो डिफरेंट बॉन्ड बनेंगे उनकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगी वो उसकी स्टेबलाइजेशन देगी। इस टाइप का उसने पॉइंट यहाँ पे रखा। अब उसने इसको बोला है डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड फिक्स नहीं है कि यहाँ है आगे भी जा सकता है। जैसे आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रेजोनेंस में, ऐसे ही उसने कंसेप्ट दिया है इसका कि ये जो है आपका वो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड उसको बोलते हैं। तो यहाँ से पॉलिंग ने आइडिया सुजेस्ट किया डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। ठीक है, उसके लिए उसने आपकी बुक में एक डायग्राम भी दे रखा है किस तरीके से अरेंजमेंट इसमें हो सकता है पॉसिबल। जैसे कोई लिथियम है, यहाँ भी एक लिथियम है, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड हो गया। आगे आपके पास यहाँ लिथियम है, यहाँ लिथियम, एक यहाँ पे
और एक यहाँ पे, टोटल 8 है हमारे पास। कहते हैं इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, ठीक है। उस कंडीशन में इनके बीच में कोई आपस में बॉन्डिंग नहीं है। ये एक टाइप का स्ट्रक्चर बताया, मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट वाले में उसने क्या कहा कि नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो सकता है, आप ऐसे 8 बना लीजिए, 4 ऊपर की तरफ 4 नीचे की तरफ। जी ठीक है, तो ये आपको हो सकता है। तो सेकंड आपका पॉइंट ये हो गया, इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। एक उसने 1-2 पॉसिबिलिटी और गिवन है, आप बना लीजिए 4। एक सपोज कीजिए इन दोनों के बीच में है और एक बॉन्डिंग यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे है। अब वो इस कंडीशन में क्या बोल रहा है कि कहता अगर इसके ऊपर नेगेटिव हो और इसके ऊपर हो पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाए तो कहता है ये नेगेटिव वाला अब इस लिथियम के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की इंटरेक्शन यहाँ पॉसिबल हो सकती है, एक केस उसने ये बताया। अब ये चीज़ रिवर्स भी हो सकती है, मतलब लिथियम का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया क्योंकि लिथियम सबसे सिंपलेस्ट है। अब उसने इसमें मेंशन किया है कि अगर मान लो ये दोनों लिथियम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और ये वाला यहाँ पे नेगेटिव है तो ये आपस में बॉन्ड तो बनाएगा, इससे बॉन्ड बनाएगा साथ में, और जो ये 2 लिथियम है आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ पॉजिटिव आ जाता है। इस तरीके से भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल है। तो उसने 4 टाइप की रेजोनेंस हाइब्रिड जो डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड की थी, ये डीलोकलाइज्ड बॉन्ड के बारे में बताया कि इस तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन उसने दिया एक आइडिया प्रपोज। जैसे साइंस में जब भी आप प्रोग्रेस करते हो, आपने पहले आप एटम पढ़ते थे कि एटम के लिए अलग अलग जे थॉमसन मॉडल आया था, रदरफोर्ड मॉडल आया था, फिर बोर्स मॉडल आया। तो हर मॉडल की कुछ लिमिटेशन होती है, जो नेक्स्ट वाला मॉडल उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। तो उसने ऐसी एक जनरल आइडिया दिया कि यहाँ पे बॉन्ड तो फिक्स नहीं है, पर डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड है, डीलोकलाइज बॉन्ड जरूर है यहाँ पे, और इन सब की रेजोनेंस हाइब्रिड ही है जो स्टेबिलिटी को गवर्न करती है। एक ऐसा आइडिया था उसका, लेकिन ये आइडिया उतना यूजफुल नहीं था, उतनी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसकी जो बारे में ये बताया गया है कि जो इसमें जो आपका सिस्टम है, इसमें अब आपने देखा इसमें आयंस थे, कहीं कहीं यहाँ पे आयंस था, यहाँ पे बन गया आयन, ये अलग अलग, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। जैसे ये था, यहाँ पे बना हुआ है ये, तो वो कहता है इन आयंस की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ डिफाइन भी हो गया और सही भी था। लेकिन थर्मल कंडक्टेंस कैसे हो रही है, उसमें जब हीट दे रहे हो वो कैसे मूव कर रही है, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं दे पाया, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी थी जिनको क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसलिए ये मॉडल एक हद तक सही था लेकिन पूरी तरह सही नहीं था। अब उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई है जिसने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसकी लिमिटेशन मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि ये आपकी जो बॉन्डिंग थी मेटल्स के बीच में, उसको क्वालिटेटिवली तो एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब आपके पास दो एटम के बीच में बॉन्ड इसने बता दिया, लेकिन जब क्लस्टर ऑफ एटम आया, बहुत सारे एटम्स आए जो मेटल के थे, तो वहाँ पे ये क्वांटिटेटिवली इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसकी लिमिटेशन हो गई। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉडल जो आया वो था मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल्स। और इसी का नाम था बैंड थ्योरी। एक्सप्लेन करेंगे इसको, बैंड थ्योरी क्यों बोला गया था। अब ये आपने पढ़ी हुई है पहले भी, उसी के बेस पे है। इसमें वही कंसेप्ट है कि आपके जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे,
उतने ही आपके नंबर ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नए जनरेट होंगे। ठीक है, तो अगर इसको सिंपल से एग्जांपल से हम स्टार्ट करें तो मान लो मेरे पास लिथियम है, ये भी एक लिथियम है। ठीक है, अब इसके आउटर में भी 2s1 है, इसके आउटर में भी 2s1 है। तो सपोज करो मैं यहाँ पे इनके लिए बना देता हूँ, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2s। सपोज करो मैं Li2 के लिए लिख रहा हूँ इसको। तो उस कंडीशन में कहता है इसमें आपके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमारा बॉन्डिंग आ गया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और यहाँ वाला हमारा आ गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, अब आप देखिए ये आपको इस टाइप का सिस्टम बना है। यहाँ पे हमने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया था, दोनों बॉन्डिंग में आ गए, दूसरा एंटी बॉन्डिंग हो गया। तो वो कहता है मेटल्स में बॉन्ड इस टाइप से होते हैं, आपके जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, ये उसने 2 के लिए बनाया, अगर वो हमें बोले कि 3 के लिए बनाओ तो थर्ड लगा देते हैं यहीं पे। Li3 भी हो सकता है, या मैं दोबारा बना देता हूँ उसको, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी हमने 2 के लिए बनाया था, सपोज करो मैं यहाँ 3 के लिए बना रहा हूँ, मतलब Li का थ्राइस। ठीक है, अब 3 यहाँ पे ऐसे जुड़ेंगे, तो आपका एक तो हो गया बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग भी था। ठीक है, और बीच में आ जाएगा आपका नॉन बॉन्डिंग। तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ पे आ गए और एक आपका यहाँ आ गया। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और बीच में आपका नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो ये आपने 3 के लिए बनाया। अब मैं आपके पास बोल सकता हूँ कि आपके पास 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई 4 का कॉम्बिनेशन हुआ कि आपके पास 4 बन रहा है तो आपको 4 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे उस तरीके से। ठीक है, अब देखिए जितने आप कंबाइन करते रहोगे उसी कोरस्पोंडिंगली आप नए बनाते रहोगे, तो ये आपकी चेन चलती रहेगी। तो उसके बीच में क्या होगा, एक एक ऑर्बिटल यहाँ ऐड होता रहेगा ऐसे, और ज़्यादा ऐड करोगे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब आप जितने भी ऑर्बिटल ऐड करते रहोगे उतना ही ऑर्बिटल आपके यहाँ पे ऐड होते रहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लास्ट में आकर के क्या होगा, जब बहुत सारे इसमें आप ऐड करते चले जाओगे तो आपका ऐसा एक जाल सा बन जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये सारे लेवल आपस में कंबाइन होकर एक बैंड बना देंगे। ठीक है, जैसे बैंड कैसे होता है, एक बैंड में बहुत सारे इतने सारे लेवल आपस में ऐसे कंबाइन हो गए तो उसका सारे का पीक जो आएगा एक बैंड सा आएगा, इसीलिए इस थ्योरी का नाम था बैंड थ्योरी। तो वो कहता क्या है कि जैसे ही आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उनके बीच में जब नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आते हैं तो वो आपके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच का गैप कम कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जब आपके और बहुत सारे, मैं यहाँ पे n लिख देता हूँ, n नंबर ऑफ आप मॉलिक्यूल को लेते हो यहाँ पे, तो बहुत सारे आपके यहाँ ऑर्बिटल जो लेवल है वो आपस में कंबाइन करते रहेंगे। कंबाइन करने से आपके पास इन ऑर्बिटल्स का जो लेवल्स हैं, इन लेवल का एक क्लस्टर सा बन जाएगा जिसको आप बैंड बोलते हो। ठीक है, ये है रीजन। आप देखो जितना गैप कम होगा उनके बीच में उतनी ज़्यादा ट्रांजिशन पॉसिबल है। आप थोड़ा सा हीट करो तो इलेक्ट्रिक उसमें कनेक्टिविटी भी शो करेगा, वो आपको, आप टेम्परेचर दोगे उसको तो थर्मल कनेक्टिविटी भी शो करेगा। अगर उसको आप कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे उसके दोगे तो इलेक्ट्रॉन जंप भी करेंगे ऊपर नीचे लेवल्स में, तो इसका मतलब आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस भी होगी। तो ये थ्योरी थी जो उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाई थी कि आपके बैंड थ्योरी किस तरीके से होती है। इस बैंड थ्योरी में मेनली आपके पास पॉइंट यही थे कि जितने आप नंबर ऑफ ज़्यादा उसमें आप जितने ज़्यादा आपके मेटल के एटम्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास यहाँ पे जो लेवल सब बनते चले जाएंगे, और उसके बीच में आपके पास इस तरीके का सिस्टम बनेगा कि आपके पास एक क्लस्टर सा बन जाएगा जो बैंड देगा, और वही बैंड है जो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटल की बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मेटेलिक बॉन्डिंग को ये वाला मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया है। आपको पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन कि आप इसका डायग्राम बना के दिखाइए, तो आप बना के दिखा सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, बीच में नॉन बॉन्डिंग हो सकता है और ऊपर आपका एंटी बॉन्डिंग है। तो उसमें बहुत सारे आपके पास बुक में स्ट्रक्चर वगैरह आपको गिवन है, Li2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, तो आप डिफरेंट बेसिस पे उसको बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास हो गया। इसके बाद अब आपको, ये तो मैंने आपको इन जनरल आइडिया दे दिया, अब इस बैंड के ऊपर ही हम एक्सप्लेन करेंगे कि फर्दर कौन सा कंडक्टर है, कौन सा सेमी कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इसी में, वो है आपका
कि आपके पास जो कंडक्टिविटी बेस पे आप 3 अलग अलग डिफाइन करते हो, जिसको आप बोलते हो कि ये आपका कंडक्टर है, ये आपका इंसुलेटर है, ठीक है, वो आप किस तरीके से बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टर। यहाँ पे एनर्जी का हो गया, और उसके बाद आपके पास इस टाइप का बैंड सिस्टम बना के दिखा रखा है यहाँ पे। ये है आपको गिवन है। अब वो क्या कहता है कि उसमें आपका इस टाइप का कुछ फीलिंग रहेगा, ये फील्ड है यहाँ तक, ठीक है, पार्सली फील्ड बोल सकते हैं आप इसको। वो कहता है इसमें पार्सली फील्ड, कहता है इसमें 2 टाइप के बैंड होते हैं, एक होता है वेलेस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। जो आपके पास यहाँ बुक में मेंशन भी उसने कर रखे होंगे कि जो आपके पास फील्ड होते हैं वो होते हैं कंडक्शन, जो आपके पास बैंड है कंडक्शन बैंड होते हैं। वो कहता है कि डिफरेंस बिटवीन वेलेस एंड द कंडक्शन बैंड दैट इज द एनर्जी गैप, या इसको बैंड गैप बोल सकते हो आप। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके वैलेंस बॉन्ड से, देखो ये जो नीचे वाला है आपका 2 लेवल के लेवल हैं। एक लेवल होता है, मैं आपको इंसुलेटर का बताता हूँ, उसमें आपको थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मान लो ये आपके पास एनर्जी का गैप बना दिया मैंने, और यहाँ पे 2 अलग अलग हम गैप जनरेट कर देते हैं, यहाँ पे और एक यहाँ पे। मतलब आपके पास एक लेवल ये हो गया और एक लेवल हो गया ये। तो ये आपके पास है वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड, और ये है आपके पास कंडक्शन बैंड। ये फील्ड है ये वाला, वो आपका वैकेंट है। तो ये इंसुलेटर के केस में है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, गैप लार्ज है। अगर इन दोनों के बीच में गैप लार्ज है, ये आपका एनर्जी पैरामीटर हो गया, तो आप बोलोगे कि ये आपस में इंसुलेटर हैं। ये आप इंसुलेटर का डायग्राम बना रहे हो, ठीक है। अगर ये गैप बिल्कुल ही खत्म हो गया, जैसे यहाँ पे मर्ज हो गया गैप आपस में, तो ये आपके पास एग्जांपल हो गया कंडक्टर का। आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड मर्ज है आपस में, तो आपको थोड़ी सी भी हीट अगर आप थोड़ा सा भी उसको आप अगर कहीं से चार्ज कुछ दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो वो तुरंत आपका ऊपर लेवल में जाएगा कंडक्शन बैंड में और आपकी कंडक्टिविटी शो करेगा। ये आपका कंडक्टर केस है और ये आपका इंसुलेटर केस है, जहाँ बहुत सारा गैप है, ठीक है। अब एक लेवल इसके बीच का आता है जिसको बोलते हैं आपका सेमी कंडक्टर। मतलब वो पूरी तरह से कंडक्टर नहीं है, पर वो कुछ कंडक्टिविटी शो करता है, और कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर का आपका ये एनर्जी गैप का डायग्राम बना के बताइए। तो आप उसको बैंड के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर गैप ज़्यादा है तो इंसुलेटर है, और अगर आपस में दोनों लेवल मर्ज हो रखे हैं तो ये आपका कंडक्टर है। लेकिन अगर आपके जो लेवल्स हैं उनमें एनर्जी गैप कम है पर कम है एनर्जी गैप, तो उस कैटेगरी को लेंगे हम सेमी कंडक्टर में। वो आपको डिफाइन करता हूँ अभी। सेमी कंडक्टर इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले। सेमी कंडक्टर, अब इसमें देखिए आपको सेमी कंडक्टर वाले में क्या करते हैं हम कि दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम है। जैसे मैं आपको 2 टाइप की एग्जांपल बना देता हूँ यहाँ पे। एक ये एनर्जी होगी और एक बैंड हमारा यहाँ हो गया। ये आपका वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और एक इसके बीच में मैंने कुछ दिखाया है, ये इसको मैं बोल रहा हूँ इम्प्योरिटी बैंड। अब ये क्या है आपको बताएंगे अभी। अब एक दूसरा आपके पास इसी में कैटेगरी है, उसके में आपका दोनों गैप बने हुए ऐसे ही,
ठीक है, तो आपका जो ये गैप है ये कम है, स्मॉल गैप है। ठीक है, ये वैलेंस बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड। अब ये दो कैटेगरी हैं आपके पास सेमीकंडक्टर के अंदर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको बताते हैं अभी। अगर इन दोनों वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में थोड़ा सा एनर्जी का गैप है तो इसका मतलब आप उसको सेमीकंडक्टर कैटेगरी में रखते हैं। और क्या होता है, जैसे आप सीरीज पढ़ते हो कार्बन से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नीचे वाली सीरीज पढ़ते हैं, तो मैं लिख देता हूँ उसको कार्बन, सिलिकॉन, ये वाली। ठीक है, अब देखिए जो आपके पास कार्बन है उसी का एक आप बोलते हो कि उसका एलोट्रोप है, डायमंड भी है। ठीक है, ग्रेफाइट भी होता है, कार्बन भी आपके पास। उसके बाद सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन भी तो सेम कैटेगरी का ही है। जो आपका डायमंड है वो तो आपका उसमें कंडक्टिविटी नहीं होती, वो तो कंडक्टेंस शो नहीं करता, लेकिन सिलिकॉन आपका उसी कैटेगरी में है जो कंडक्टेंस शो करता है। तो क्या कहता है कि जो आपके पास सिलिकॉन, जर्मेनियम कैटेगरी है, ये आपकी वेल नोन आज के टाइम में जितने भी सेमीकंडक्टर बन रहे हैं उनकी बैकबोन है ये सिलिकॉन, जो आपका केमिस्ट्री है सारी। अब ये इसमें क्या पॉसिबिलिटी होती है आपकी, तो आपको बताया कि आपके पास एनर्जी गैप यहाँ पे कम होता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में जो आपके पास कैटेगरी है उसमें दो तरीके के होते हैं। एक तो आपके पास कोई भी मान लो सिलिकॉन, जर्मेनियम जिसको आप ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली जो इस क्लास में आते हैं वो क्या होते हैं, मेटल, सिलिकॉन, जर्मेनियम इस पोजिशन पे स्विचड है यहाँ पे, जो मेटल और नॉन मेटल की बाउंड्री पे हैं, बॉर्डर लाइन पे, बॉर्डर लाइन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, उसकी बाउंड्री लाइन पे हैं। तो जो आपके पास इस टाइप के जो जिनके अंदर स्मॉल अमाउंट है और इस कैटेगरी में आते हैं, इस ये डायग्राम बना हुआ है, उसको आप बोल सकते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, मतलब उसमें इंटरनली ही गैप इस टाइप का है कि बहुत कम है, जो इजीली कंडक्टेंस शो कर सकता है, थोड़ी सी भी चेंज करते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा इसमें कैटेगरी आती है कि आप इस तरीके से तो कंडक्टेंस शो करा रहे हो, दूसरा आप क्या करते हो, अगर आप इसी सिस्टम के अंदर जो सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल हैं उनके अंदर अगर इम्प्योरिटी डाल दें, जो मैंने यहाँ लिखा है कि इम्प्योरिटी बैंड आपके पास, अगर ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हो गया, और जो आपके पास ये प्रेजेंट है ये आपका इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर है। अब इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर कैसे, कि मान लो मेरे पास कोई लेटिस प्रेजेंट है, मैं इन जनरल बना देता हूँ आपके पास, इसको हटा रहा हूँ उधर वाले को, ये आपका सिंपल बता दिया मैंने, बॉर्डर लाइन पे होते हैं और गैप बहुत कम है। ठीक है, तो ये कंडक्टेंस इजीली शो कर सकते हैं। इसमें इस कैटेगरी में आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम आते हैं और इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब देखिए इम्प्योरिटी वाला क्या आइडिया था, कि जैसे मेरे पास कोई लेटिस है यहाँ पे, मान लो एक आयन ये है, एक आयन ये है, ठीक है, ये सपोज करो सारे आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे। ठीक है, और मान लो यहाँ पे सिलिकॉन के हैं सारे, ठीक है, सिलिकॉन का जो रेडियस है वो आपके पास, इस एटम का रेडियस 118 पिकोमीटर के अराउंड होता है। ठीक है, अब इससे अगली सीरीज कार्बन वाली से है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। वो कहता है आर्सेनिक जो होता है उसका रेडियस है लगभग 125 पिकोमीटर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वो कहता है कि अगर मान लो हमने इस क्रिस्टल के अंदर एक सिलिकॉन को हटा दिया और उस एक सिलिकॉन की जगह हमने यहाँ पे आर्सेनिक लगा दिया, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपके पास, अब देखो जो आपके पास कार्बन से अगली चीज़ नाइट्रोजन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो आर्सेनिक जब आया तो समझो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आया, और अब एक इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा हो गया, तो अगर अब उसके अंदर हम कंडक्टेंस को देखें तो अगर आप उसके अंदर कुछ भी, ये जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आप जब भी उसमें कंडक्टिविटी कोई चार्ज उसमें आएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना शुरू कर देगा, उससे उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, नेक्स्ट वाले के पास नेगेटिव लेके जाएगा, क्योंकि बाकी सब के एक्स्ट्रा है,
तो उस कंडीशन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ने इसने पूरे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बढ़ा दी। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो बढ़ी इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ी, तो इस टाइप के कंडक्टर को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मैंने इसमें कार्बन से अगली फैमिली का एक एलिमेंट ऐड किया था, एक एटम ऐड किया था। अगर मैं कार्बन से पिछली कैटेगरी का कर दूं, मान लो मेरे पास बोरोन वाली फैमिली भी तो है, बोरोन एल्यूमिनियम ये वाली भी तो है, ठीक है। अगर मैं उसका एक एलिमेंट इसमें डाल दूं जिसका रेडियस इसके इक्वल हो, तो अगर मैं उसमें ऐसा क्रिएट करता हूं, सपोज करो मैंने कोई डाल दिया, तो अब बोरोन वाली फैमिली का कोई भी डाल दिया, मान लो मैंने ये डाल दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरे अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन उससे इस कैटेगरी में इलेक्ट्रॉन एक कम है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कम है तो मतलब पॉजिटिव है, वहाँ पे पॉजिटिव है तो मतलब हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से होल बना हुआ है। तो जैसे ही आप इसमें चार्ज प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ से ये एक कम है, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल के इसको आएगा पूरा करने के लिए, फिर यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, फिर उसका इसका इलेक्ट्रॉन आएगा देने के लिए, होल क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे होल मूव करता रहेगा। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगी होल की वजह से, तो उसको बोलेंगे आपका पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, एन और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में डिफरेंस करना। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास जो सिलिकॉन जर्मेनियम के जो क्रिस्टल होते हैं, आप उनके अंदर अगर एक नेक्स्ट एलिमेंट जो नाइट्रोजन फैमिली से है, जैसे आर्सेनिक है जिसका रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल है, उसको अगर इसमें आप ऐड कर देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, तो आप बोलोगे इसको एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और अगर आप उससे पिछले वाले जो फैमिली है, उससे बोरोन फैमिली, उसका डाल देते हो, तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो वहाँ पे एक होल जनरेट हो जाएगा जो कि कंटिन्यूसली मूविंग रहेगा, मूव करता रहेगा, और आपकी कंडक्टेंस उस होल की वजह से बढ़ जाएगी। उसको बोलेंगे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये आपके पास 3 मार्क्स में क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आता ही है हर बार। आपको ये भी आ सकता है कि उनके बैंड बना के बताइए। अब देखो, जो आपके पास ये बीच में ये तो आपका कंप्लीटली फील्ड था, जो इम्प्योरिटी बैंड है, अब इस बैंड की वजह से, चाहे इसमें P है चाहे इसमें N है, उसकी वजह से क्या होगी, अब ये गैप है जो कम हो जाता है। अगर इसकी वजह से होगा तो यहाँ से देखेंगे ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो इसलिए ये गैप को कम कर देगा। तो इसलिए हम बोल रहे थे कि इसकी कंडक्टेंस बढ़ाएगा, इसी को बोलते हैं इम्प्योरिटी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर दोनों आपके इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मेटल की बॉन्डिंग हो गई। हमने देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखी, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखी, जो आपको इजीली अंडरस्टूडेबल भी थी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये आपका बेसिक कंसेप्ट था उसमें। और उसी के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि जब आप किसी भी सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसको जनरेट करते हो, तो आपको पता है उसमें आपका जो मेटल का बॉन्ड है वो डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, कि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और क्रिस्टल कैसा बनेगा ये डिपेंड करता था एस और पी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और आपके इंसुलेटर। अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो इंसुलेटर हुआ, अगर आपके दोनों बैंड आपसे मर्ज कर रहे हैं तो कंडक्टर हुआ, और अगर उनके बीच में स्लाइटली थोड़ा स्मॉल डिफरेंस है तो उसको बोलेंगे आप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में 2 कैटेगरी थी, एक आपकी इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर थी, इसमें थोड़ा स्मॉल गैप था, एक आपका इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर था। इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर यहाँ के 2 थे, एन टाइप और पी टाइप, जो मैंने आपको बताया, आपको अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप इनको एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। तो ये आपका एक चैप्टर पूरा यहाँ फिनिश हो गया है मेटालिक बॉन्डिंग का।